हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बेटा। देखो लास्ट के लेक्चर्स में केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको एक कराया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार इस चैप्टर की कुछ पिछली बातें बता देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें आपको कराया था कि एक तो रिएक्शन का जो रेट है ना, कंसंट्रेशन उसको अफेक्ट करती है। कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, तो यहाँ कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़े थे, जैसे रेट ला पढ़ा था और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी थी, ये हमने पढ़े थे। उसके बाद एक आपको टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था मैंने। टेम्परेचर के इफेक्ट के बेस पे रिएक्शन का जो रेट है, टेम्परेचर उसको कैसे इफेक्ट करेगा, या हमने ना अर्हेनियस इक्वेशन आपको करवाई है, उसके न्यूमेरिकल कराए हैं मैंने। देखो शुरू के चैप्टर में जब बताया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, रेट, ला, ऑर्डर, फिर टेम्परेचर भी बताया था। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। फिर यहाँ टेम्परेचर के लिए एक अर्हेनियस इक्वेशन कराई थी। अब है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो है कैटलिस्ट। तो ये तो देखो हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। कैटलिस्ट हम पढ़ेंगे। अब देखो कैटलिस्ट होते क्या हैं, व्हाट आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, आर दो सब्सटेंस which change the speed of reaction, which can change the speed of chemical reaction. जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, मतलब स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब जो ये कैटलिस्ट है, ये दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, डिक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। अब जो ये स्पीड बढ़ाई या कम की जाती है, स्पीड कम या ज़्यादा होती है, वो किसकी वजह से, एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। और एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ के आए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है लास्ट के लेक्चर्स में। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को हम देते हैं ताकि रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके और प्रोडक्ट में बदल जाए। तो अब देख लो भाई, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी ना, लो होगी, तो रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ के आए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट को देते हैं ताकि रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में बदल जाए। यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलता है, जब रिएक्टेंट का कोलिजन इफेक्टिव हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी देते हैं बाहर से ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और अगर जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन स्लो, कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन फास्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पे रिएक्शन स्लो और फास्ट होती हैं। तो उसमें कैटलिस्ट का क्या रोल है। कैटलिस्ट का रोल को पढ़ने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पे, रोल ऑफ कैटलिस्ट। किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन। भाई इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल है जो रिएक्शन की स्पीड को या रेट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए हम एक ना थ्योरी यहाँ पढ़ेंगे बेटा, और ये थ्योरी कौन सी है, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी।
इंटरमीडिएट कंप्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा गया है, देखो एक बार समझो। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज ना ए और बी यहां पे रिएक्टेंट है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, और सी इसमें कोई कैटलिस्ट है, ये सी कोई भी कैटलिस्ट है इसमें। अब इसमें होता है क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं, ये आपको पता है, बट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने से पहले होता है क्या है कि ये जो कैटलिस्ट है ना, ये रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है। सी फॉर कैटलिस्ट, ए और बी रिएक्टेंट है, सी पहले रिएक्टेंट के साथ जुड़ेगा ए और बी के साथ, और एक इंटरमीडिएट ये बनाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बना, ए और बी के साथ कौन जुड़ गया, सी जुड़ गया, तो ये एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स है। दिस इज एनी इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स, या इस इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स को हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ये भी हम पहले ही पढ़ के आए हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बना है, ये फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट में बदलेगा, यानी कि ए और बी इसमें आपस में जुड़ जाएंगे, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। देखो यहाँ दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों जुड़ गए, और सी जो है कैटलिस्ट, ये एज इट इज अपीयर हो जाता है। यानी कि रिएक्टेंट ना ए और बी सी कैटलिस्ट के साथ जुड़ के एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब रिएक्टेंट ये हैं, बनाना इनको प्रोडक्ट ए बी है, बट कैटलिस्ट के साथ जुड़ के ये पहले एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनाते हैं, जो फाइनली ए और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कैटलिस्ट जैसा आपने यहाँ यूज़ करा था जो का तो एज इट इज़ दोबारा से इसमें रिएक्शन मिक्सर में सेपरेट हो जाता है। यानी कि जो कैटलिस्ट होता ना, वो रिएक्शन मिक्सर में खर्च नहीं होता, जितना आपने यूज़ किया था, मान लिया 1 ग्राम यूज़ करा था तो 1 ग्राम दोबारा बन जाएगा, और जो कैटलिस्ट आपने यूज़ करा था वही कैटलिस्ट दोबारा इसमें बन जाएगा रिएक्शन मिक्सर में। मतलब इसका काम तो सिर्फ ये रिएक्शन की स्पीड को चेंज करना, जैसा आपने यहाँ यूज़ किया था वैसे ही निकल के बाहर आ जाएगा। जी, जो इसकी केमिकल कंपोजिशन थी वो एज इट इज इसमें बनी रहेगी, ना इसके कोई मास में इसमें फ़र्क पड़ेगा। ये तो सिर्फ इनके साथ जुड़ के रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो अब कैटलिस्ट का हम ना रिएक्शन के साथ प्रोफाइल देखेंगे। रिएक्शन का प्रोफाइल हम पढ़ के आए हैं पहले, देखो कैसे हम रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे ये रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी है, वाई एक्सिस पे जैसे मैंने दिखा रखी है पोटेंशियल एनर्जी, और ये है जैसे रिएक्शन का प्रोफाइल। तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोफाइल को मैं एक्सप्लेन यहाँ कर रहा हूँ। रिएक्शन प्रोफाइल, ये इसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। रिएक्शन प्रोफाइल या रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी है ये इस पे। अब देखो होता क्या है, सपोज ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है भाई, ये आपके पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी भी तो है ना, यानी कि मैं दिखा देता हूँ ई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, आर रिएक्टेंट ई क्या है उसकी एनर्जी। और सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी होगी ना तभी ये प्रोडक्ट में बदल पाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या करा, रिएक्टेंट को कुछ बाहर से एनर्जी दी, रिएक्टेंट को हमने बाहर से कुछ एनर्जी दी ताकि इसकी एनर्जी कितनी हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। और यहाँ एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है। और ये रिएक्टेंट फिर फाइनली किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। जैसे ये बन गया आपका प्रोडक्ट, और ये एनर्जी हो जाती है किसकी, प्रोडक्ट की। ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ये आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। अब देखो जी, इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये डेल्टा एच है, जो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है।
अब देखो ये रिएक्शन का प्रोफाइल है, बगैर कैटलिस्ट के यूज हुए रिएक्टेंट जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है और ये रिएक्शन का पाथ है। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। और ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इसमें खर्च हुई, एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कितनी खर्च हुई, इतनी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी खर्च हुई है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं EA। अब देखो दोबारा देखो, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला कब, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी सपोज किसी टाइम पे यहाँ है, तो मैंने क्या करा, रिएक्टेंट को एनर्जी देनी शुरू करी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ानी शुरू करी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती गई और थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ गई रिएक्टेंट की एनर्जी। अब रिएक्टेंट की एनर्जी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल आ गई तो यहाँ कम्प्लेक्स बनता है एक, फाइनली फिर ये रिएक्टेंट किस में बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो जब तक रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी नहीं दोगे तब तक तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो ये रिएक्शन का पूरा पाथवे है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे बदली। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि रिएक्शन का पाथ है, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एब्सेंस में ये रिएक्शन का प्रोफाइल है। अब क्या किया गया भाई, मैंने रिएक्शन में ना कैटलिस्ट यूज कर लिया। अब रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट यूज कर लिया तो अब देखो रिएक्शन का पाथ सपोज ये हो गया, रिएक्टेंट को जाना तो कहाँ है, प्रोडक्ट तक ही जाना है ना, रिएक्टेंट बनेगा तो प्रोडक्ट में ही। बट अब आप देखोगे कि किस में बदलाव आया, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में बदलाव आ गया। अब बैरियर इतना बढ़ गया। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ रही है, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो पहले हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी थी बगैर कैटलिस्ट के रिएक्शन को, ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। अब जब हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर लिया तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी हमारी, यानी कि दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ना, इतनी एनर्जी कम खर्च हुई है अब किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ। तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से इस पॉइंट तक एक्टिवेशन एनर्जी हमारी खर्च हुई कब, कैटलिस्ट के साथ। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी खर्च कब हुई, कैटलिस्ट के एब्सेंस में। तो किस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा खर्च हुई, कैटलिस्ट के एब्सेंस में। किस में एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च हुई, ये वाली, ये तो एक्स्ट्रा बताई है जो इतनी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। ये एनर्जी हमारी खर्च हुई जब कैटलिस्ट हमने यूज़ कर लिया हो। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक तो पहुँचाया है, बट एक ऐसे पाथ से पहुँचाया, ये रिएक्शन का पाथ है, दिस इज द रिएक्शन पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक ऐसे नए पाथ से पहुंचाया है जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च हुई है। तो ये रिएक्शन का पाथ हो जाता है रिएक्शन पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कंक्लूजन ये है बेटा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचाया है कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट के साथ जुड़ा हो, एक नए अल्टरनेटिव पाथ से, एक नए पाथ से ये पाथ हो गया। इस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च हुई है। और एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा खर्च कब हुई थी, जब हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था, क्योंकि पहले एनर्जी बैरियर ये था, अब एनर्जी बैरियर इतना हो गया। यानी कि अब रिएक्टेंट को यहाँ तक पहुँचाना, आपको इतनी एनर्जी देनी है ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए। यानी कंक्लूजन क्या है इसमें, कंक्लूजन ये है कि कैटलिस्ट ना रिएक्टेंट को एक नए अल्टरनेटिव पाथ से प्रोडक्ट तक पहुँचाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च होगी। तो मैं ये कहूँगा, by the use of catalyst, by the use of catalyst, a reactant is changed to product by a new path in which एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, ELS। मतलब कैटलिस्ट जो है क्या करेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलेगा ए न्यू पाथ, नए पाथ से, या नया पाथ हम कहेंगे, नया अल्टरनेटिव पाथ है, इन विच एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस। और जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वहाँ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो यही कंक्लूजन है, रिएक्टेंट जब यूज़ करा तो वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचाएगा एक ऐसे पाथ से जहां एक्टिवेशन एनर्जी कम खर्च होगी। तो ये तो था भाई रिएक्शन का प्रोफाइल और कैटलिस्ट हमने यूज़ किया।
अब ना कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है, जो कैटलिस्ट होता है ये रिएक्शन को ना सिर्फ रिएक्शन की सिर्फ स्पीड बढ़ाता है और कम भी कर सकता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, बट ऐसी रिएक्शन की जो शुरू हो चुकी है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको ये स्पॉन्टेनियस बना देगा। ये सिर्फ जो रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करेगा, बट जो रिएक्शन नहीं होती है उसको शुरू नहीं करवाएगा ये। यानी कि मैं कहूँगा कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, बट करता क्या है ये, बट इट ओनली कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है? जो अपने आप होती है, इनिशिएशन के बाद होती हैं, वो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। या मैं ये भी कहूँगा कि ये जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, उसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा। ऐसा हम नहीं कहेंगे जो रिएक्शन शुरू नहीं हुई उसकी भी स्पीड बढ़ा देगा ये। दूसरा पॉइंट, कैटलिस्ट बहुत थोड़ा खर्च होता है रिएक्शन में, क्योंकि जब कैटलिस्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलेगा तो कैटलिस्ट एज इट इज अपीयर हो गया, वो कैटलिस्ट दोबारा नए रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम खर्च होता है ये किसी भी रिएक्शन में। तीसरा पॉइंट है, जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन की एंथैल्पी को चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट डू नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी क्या होती है? हीट चेंज ऑफ एनी रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगी ना उतनी ही होगी कैटलिस्ट के साथ भी और कैटलिस्ट के बगैर भी। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी चेंज होती है ना, फ्री एनर्जी चेंज हम लास्ट ईयर भी पढ़ के आए हैं, उसमें भी ये कोई चेंज नहीं आता, यानी कि डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आता। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट डू नॉट चेंज फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्या? डेल्टा जी। और जो रिएक्शन रिवर्सेबल होती हैं, रिवर्सेबल कौन सी हैं? ए प्लस बी क्या बनाया? सी और डी बनाया, और ये सी और डी भी अगर दोबारा ए और बी में बदल जाएंगे तो ये रिएक्शन जो होती हैं रिवर्सेबल होती हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन की भी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता है कौन? कैटलिस्ट। बट जितनी स्पीड फॉरवर्ड में बढ़ाएगा ना उतनी स्पीड किस में बढ़ाएगा? ये बैकवर्ड में। तो हम ये कहेंगे, कंक्लूजन ये है, रिवर्सेबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम आएगा ना उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इन रिवर्सेबल रिएक्शन by the use of catalyst equilibrium will arise earlier। इक्विलिब्रियम हम पढ़ के आए हैं लास्ट ईयर। विल अराइज अर्लियर, पहले आ जाएगी इक्विलिब्रियम की स्टेट। तो ये थे भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? कैटलिस्ट की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। कोलिजन थ्योरी हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो बड़ा डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। तो टॉपिक हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम देखो, कुछ बातें इसकी आप पहले भी सीख के आए इस चैप्टर में। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमारे टॉपिक का नाम है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है। और आपको ये सिखाया गया है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए और बी ना रिएक्टेंट हैं और ये बनाते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं। सपोज मैंने आपको ये सिखाया है कि जो रिएक्टेंट है ना,
ये रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, तभी ये रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। और मैंने आपको ये भी सिखाया कि हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। तो आपने क्या सीखा बेटा, हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। इफेक्टिव कोलिजन अगर होगा ना रिएक्टेंट के बीच में, तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा। और जो रिएक्टेंट हैं, हमें सीख क्या है, रिएक्टेंट का इफेक्टिव कोलिजन कब होता है, बताओ बेटा। रिएक्टेंट का इफेक्टिव कोलिजन तब होता है जब रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी का लेवल होगा, तब ये रिएक्टेंट का जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। और वो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो रिएक्टेंट के पास हो, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल अगर एनर्जी है या उससे ज़्यादा है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। अगर रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी का लेवल नहीं है तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मैं दो मेन चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी बता रहा हूँ, ताकि रिएक्टेंट किस में बदल पाए, प्रोडक्ट में बदल पाए। यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए देयर आर टू बैरियर्स, दो उसमें क्या हैं, बैरियर हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। और ये जो दो बैरियर हैं कौन कौन से हैं बेटा, दो बैरियर। फर्स्ट एक तो एनर्जी का बैरियर है भाई, एनर्जी बैरियर, जिसको मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर बोला था। दूसरा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये नई चीज़ है, तो हम पढ़ के भी आए हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा बैरियर है यहाँ पे ओरिएंटेशन बैरियर। ये नई चीज़ है यहाँ पे। अब देखो भाई, ये ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर है क्या, इसको हम समझेंगे। देखो एनर्जी बैरियर तो आपका वो चीज़ है कि जब रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तभी रिएक्टेंट किस में बदल पाएगा, प्रोडक्ट में बदल पाएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलता है, जब रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी का बैरियर हो, यानी कि इतने एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा अगर रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, तभी रिएक्टेंट किस में बदल पाएंगे, प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। और एक ओरिएंटेशन बैरियर है, ये इसको मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकता हूँ, मैं आगे कराऊंगा इसको भी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। अब समझेंगे इसको, देखो कैसे एनर्जी बैरियर और ये ओरिएंटेशन बैरियर क्या है। देखो भाई कि मैं ये पढ़ के आया हूँ कि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, ये करवाया आपको, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैं इसको लिख रहा हूं Z इंटू एफ। अब ये Z इंटू एफ क्या है, Z है यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या बेटा, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो Z आपको क्या बताता है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, रिएक्टेंट में जो कोलिजन नहीं होता है उसके बारे में बता रहा है। तो नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे यूनिट वॉल्यूम मैंने 1 लीटर मान लिया, तो 1 लीटर में 1 सेकेंड में रिएक्टेंट के बीच में कितनी कोलिजन होती हैं, वो उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। और F क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, F डिनोट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F क्या डिनोट करता है, ये तो Z की बात हो गई भाई। और F क्या डिनोट करता है यहाँ पे, दिस F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन मतलब टोटल मॉलिक्यूल में से उतने मॉलिक्यूल की संख्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose energy is more than threshold energy।
यानी कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे तभी तो वो प्रोडक्ट में बदलेंगे, और सिर्फ कोलाइड करने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल की संख्या ऐसी है, एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये 100 के 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। इनमें से कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। जैसे अगर मैंने कह दिया कि 100 में से ना 40 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो सिर्फ इन्हीं का कोलिजन इफेक्टिव होगा और यही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। बाकी जो 60 रिएक्टेंट बच गए वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे। यानी कि टोटल में से वो मॉलिक्यूल कितने हैं जो कि जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है वही प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। तो एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जेड का मीनिंग आपको समझ में आ गया, एफ का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो भाई, लास्ट ईयर भी हम पढ़ के आए हैं कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई बाय आर टी। ये है, यानी कि किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। अब अगर मैं ये कह दूं कि जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा। तो यहाँ जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ई, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं किसके इक्वल मानूंगा, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब मैं इस ई की जगह लिखूंगा बेटा एक्सपोनेंशियल फैक्टर माइनस ई ए बाय आर टी, और ई ए यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पे खाली एनर्जी लिखी है क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी ना तब मैं इसको लिख रहा हूँ ई ए, क्योंकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल ही तो है, और आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ये आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि ये हमें क्या बताएगा, ये फैक्टर हमें ये बताएगा कि ये टोटल मॉलिक्यूल में से उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है जो रिएक्टेंट किस में बदल पाएंगे, प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल की ही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। और बेटा देखो अब इसी चैप्टर के अंदर, तो एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब इसी चैप्टर के अंदर हम ये भी सीख के आए हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ, डेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और ये रिएक्टेंट है आपके पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और इसकी पावर n। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट लिख सकता हूँ। देखो ये जो लिखा हुआ है, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ रेट कांस्टेंट लिख दूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैं क्या लिख दूँ, रेट कांस्टेंट लिख दूँ, और ये z है, और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाएंगे जिनकी एनर्जी रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। इस f की क्या वैल्यू ये है, तो मैं इस f की वैल्यू पुट कर दूँ E माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये लिख सकता हूँ मैं, z क्या है, इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये बताया आपको। और ये क्या है, ये वैल्यू किसकी है, f की वैल्यू पुट कर दी। तो इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, बट मैं ये कहूँगा कि नहीं, सिर्फ हम रेट कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि ये इक्वेशन आपकी कोलिजन जिसमें बताया गया है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा, दोबारा लिख देता हूँ पिछले पेज वाली, K इज इक्वल टू Z E माइनस ई ए बाय आर टी। यानी कि बेटा इसका मतलब ये है, जो ये इक्वेशन लिखी है ये तो सिर्फ ये बता रही है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और उन मॉलिक्यूल की संख्या जो रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, ज़्यादा है।
अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज अगर आपके पास ये ए और बी रिएक्टेंट है ना, और ये प्रोडक्ट में बदल गई, मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके पास रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के ज़्यादा एनर्जी है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाने चाहिए। तो तुम कहोगे हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने यही सिखाया अभी तक कि रिएक्टेंट के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की एनर्जी इक्वल है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। बट मैं अब उस चीज़ को मना कर रहा हूँ कि अगर रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल भी एनर्जी है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया बेटा, जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट जो है भाई, वो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट में बदलने से पहले। और जो रिएक्टेंट है आपस में कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे जो उनका कोलिजन होगा ना, उनमें इस कोलिजन में जो ओरिएंटेशन है रिएक्टेंट का, ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। देखो अगर रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के से ज़्यादा एनर्जी है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने सिखाया है। बट मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, रिएक्टेंट के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल भी एनर्जी है तभी भी कोई ज़रूरी नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए। और क्या ज़रूरी है कि रिएक्टेंट के बीच में जो कोलिजन हो ना, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाएगा, और अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। देखो भाई, जैसे मैंने लिख दिया, एक ये आपके पास मॉलिक्यूल है CH3Br, और ये जैसे OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके ये बदल जाता है CH3OH प्लस Br नेगेटिव। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये CH3 है ना, इसका मैं 3D व्यू बता देता हूँ कि जैसे कार्बन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब कार्बन के साथ यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। अब आपको ये पता है कि कार्बन और ब्रोमीन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ब्रोमीन। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव प्रोडक्ट में देखोगे किसके साथ जुड़ गया? कार्बन के साथ जुड़ गया। तो इसमें अब होगा क्या कि आप देखोगे कि जब ये OH नेगेटिव है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन इसमें होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे होगी भाई? देखो एक बार, प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव है ना, ये बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन से, यानी कि पीछे से आएगा अटैक करने के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि आप देखोगे इस Br पे भी नेगेटिव चार्ज है और OH नेगेटिव पे भी, तो फ्रंट साइड से OH नेगेटिव पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि रिपेल करेगा। तो अगर ये OH नेगेटिव इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गई। और इसमें पहले क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कार्बन के साथ ये OH भी यहाँ पे जुड़ गया और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम भी जुड़े हुए हैं। ये जैसे 3 हाइड्रोजन एटम मैंने दिखा दिया, और ये एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनता है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा। फाइनली क्या होगा? ये इंटरमीडिएट फाइनली किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और मैं इसको दिखाऊंगा कुछ इस तरह से कि ये OH हो गया भाई, और ये 3 हाइड्रोजन है, यानी कि देखो ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बनाया तो वही है मैंने यहाँ पे भी, बस इसका 3D व्यू दिखा दिया मैंने डायग्राम से, इससे ये बना प्रोडक्ट। इसमें देखोगे कि आप फ्रंट साइड से OH इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी रिपेल करेगा, तो इसलिए इसने बैक साइड से अटैक किया। बैक साइड से अटैक किया तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हुई। प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगी ना, बैक साइड से आएगा तो ही ये OH इस कार्बन पे जुड़ पाएगा, जो कि यहाँ दिखा रखा है। और अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये तो ओरिएंटेशन कैसी है? प्रॉपर। और अगर मैं ये कह दूं कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ जैसे ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये जैसे Br था, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, तो फ्रंट साइड से क्या ये OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल। तो इसका मतलब ये जो ओरिएंटेशन है ये कैसी है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। यानी कि अगर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है भाई, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, अगर इन दोनों के पास एनर्जी तो है, कितनी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, तब भी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे? यानी कि ये जो प्रोडक्ट था ना CH3OH
ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, जबकि इनके पास एनर्जी उतनी है ताकि ये प्रोडक्ट में बदल पाए? क्योंकि ओरिएंटेशन जो है ना, ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर है। इसकी इस कार्बन के साथ जुड़ने की दिशा सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए ये जो दो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो इसका मतलब मेरे को प्रॉपर ओरिएंटेशन का भी फैक्टर इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एनर्जी से बात नहीं करनी पड़ेगी। और प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर जो है ना, उसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो जो ये मैंने इससे पहले इक्वेशन लिखी थी z इंटू ई माइनस ई ए ओवर आर टी, इसमें मैं एक फैक्टर और जोड़ देता हूँ। कौन सा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर को भी जोड़ रहा हूँ, पी जेड, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है माइनस ई ए ओवर आर टी। ये इक्वेशन बन गई भाई। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको बताती है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। पी क्या है यहाँ पे? प्रॉपर ओरिएंटेशन का फैक्टर है। और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तभी तो प्रोडक्ट में बदलेंगे। बट सिर्फ कोलिजन से भी बात नहीं पड़ेगी, कोलिजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल आपको क्या बताते हैं कि कोलिजन कैसा होगा भाई? इफेक्टिव। और कोलिजन इफेक्टिव कब होता है? ये मॉलिक्यूल वो हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल की संख्या है। टोटल मॉलिक्यूल में से ये जो फैक्टर आपको यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया, टोटल मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के हैं, सिर्फ इतने मॉलिक्यूल ही रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल ही थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। यानी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए रिएक्टेंट की, कोलाइड भी करें और कोलिजन कैसा हो? इफेक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल आपको बताते हैं कोलिजन आपका कितने मॉलिक्यूल ही रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, यानी कि कोलिजन कैसा होगा? इफेक्टिव होगा। तो याद, ये था हमारा आज का टॉपिक। एक तो हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा मैंने आपको इसमें करवाया कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे कब बेटा? रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, उसके लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताई है। और कोलिजन से भी बात नहीं बनेगी। अब कोलिजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन कब होता है? जब रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो। और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन आपको बताती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदल पाएगा। तो ये थी हमारी कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसी के साथ हमारे ये यूनिट भी हमारी ख़त्म हो जाती है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में जितने भी फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि हाफ लाइफ निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अरेनियस इक्वेशन में एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी सिखाई है।